अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूं और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो सीरीज नहीं देखी तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा, इस सीरीज़ को विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से जो बुनियादी बातें हैं उनका पता लगे और आप एक अच्छे तरीके से एक बच्चे की परवरिश कर सकें, उसकी स्कूलिंग कर सकें और हम एक बेहतरीन और अच्छा मुआशरा बना सकें। तो आज हम देखेंगे इदारों के अंदर जो मनफी माहौल है वो बच्चों को किस तरह ख़राब करती है, और शायद आपको पता भी ना हो कि इदारे के अंदर जहरीला माहौल भी पाया जाता है। लाजमी नहीं कि हर इदारे का जहरीला माहौल हो, ये किसी टीचर की वजह से हो सकता है, ये किसी और मुलाजिम की वजह से हो सकता है, ये कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन आपने बच्चे को इस जहरीले माहौल से बचाना भी है और आपने बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि वो उसको किस तरह काउंटर करे। मैं अपनी बात करता हूँ, प्राइवेट इदारे के बारे में भी बताता हूँ, सरकारी इदारे के बारे में भी बताता हूँ कि किस किस्म के जो मनफी माहौल है वहाँ पे आ सकते हैं। मैंने 9th क्लास में किसी प्राइवेट इदारे में एक दफ़ा एडमिशन लिया। मैं साइंस पढ़ना चाह रहा था, मैं वहाँ पे गया। जो गांव का स्कूल था वहाँ पे साइंस नहीं था, नहीं पढ़ाई जाती थी। तो मैं जब वहाँ पे गया, पहली दफ़ा पहले दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो जो टीचर था उसने मुझे बुलाया। वो जहन में रखिएगा कि उर्दू का टीचर है, ये अदब का टीचर है, ये ज़ुबान का टीचर है। तो मैं उसके पास गया, लाज़मी बात है मैं अपने उस्ताद से पहली दफ़ा मिल रहा था, तो मैंने उसके साथ हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। अब उसने हाथ तो मिला दिया, लेकिन उसने नागवारी का इजहार किया और उसने गुस्सा किया मुझ पे कि आपने मेरे साथ हाथ क्यों मिलाया है। लाजमी बात है सारे बच्चे भी हंसने लगे और मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बात तो ये है कि मैं उसके साथ हाथ मिला रहा हूँ, लाजमी बात है हाथ मिलाना ज़रूरी है, हम जब किसी के साथ मिलते हैं, और असातिज़ा भी हमें यही सिखाते हैं। दूसरी बात ये थी कि एक उर्दू का टीचर ऐसे कर रहा है, एक अदब का टीचर जो है वो ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाजमी बात है मैं बहुत शौक से गया हुआ था, बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली हुई थी, बहुत मुश्किल से मैनेज किया हुआ था। चंद दिन बाद में उसी टीचर की वजह से वापस अपने पुराने वाले इदारे में आ गया हूँ। अब ये देखें ये कितना जहरीला माहौल है कि अगर मुझे वो उस्ताद वहाँ पे डिसहार्ट न करता तो लाज़मी बात है मैं एक ऐसे इदारे में पढ़ता जहाँ पे टीचर्स मौजूद थे, जहाँ पे हर सब्जेक्ट की टीचर थे, मैं हॉस्टल में रहता, मैं अलग माहौल में रहता और मैं शायद बेहतर नंबर जो है वो हासिल कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इदारे के जहरीले माहौल की वजह से, एक टीचर के जहरीले माहौल की वजह से। एक और वाक़या मैं सुनाता हूँ कि मैं लाज़मी बात है मैं एक गाँव के स्कूल से पढ़ा, मेरे नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे, टीचर्स भी नहीं थे पढ़ाने के लिए, 1-2 टीचर्स थे जो मुसलसल पढ़ाया करते थे। तो मैंने पहले जो सब्जेक्ट रखे वो आर्ट्स के थे, मतलब जनरल साइंसेस थे, तो बाद में मुझे उनको बदलना पड़ा एफएससी में। तो जब मैं एप्लीकेशन लेके गया हूँ अपने आर्ट्स वाली टीचर के पास जो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे कि सर आप मुझे इजाज़त दें, मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि आपके नंबर कितने हैं? तो मैंने अपने नंबर बताए। लाज़मी बात है मेरे नंबर कम थे, गाँव के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, कोई टीचर वहाँ पे नहीं है, एक टीचर है जो बार-बार पढ़ा रहा है, कोई माहौल नहीं था। तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे एक तंज़िया कहा और एक बुरा निशान बनाते हुए कहा कि आप पास नहीं हो सकते, आप साइंस पढ़ने के काबिल नहीं हो, और अगर आपने साइंस पढ़ ली, आपने पास भी कर ली, तो आप वापस मेरी क्लास में आना और यही सलूक मेरे साथ करना जो मैंने आपके साथ किया है। लाज़िम बात है मैं शौक से पढ़ना चाह रहा था, मैंने साइंस पढ़ी, मैंने पीएचडी भी कर ली है, लेकिन उस टीचर का जो रवैया है, वो जो बुरा रवैया है, वो मुझे आज भी याद है, मैं उसको आज भी नहीं भूल सकता। ये सिर्फ टीचर्स की तरफ से नहीं है कि सिर्फ टीचर्स जो है वो बुरा किस्म का माहौल बनाते हैं, ये दूसरे मुलाजिमीन भी बना सकते हैं, ये स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी बना सकता है। एक और जो बहुत मनफी किस्म का माहौल हो सकता है किसी इदारे में कि एक तो जो
पास की पॉलिसी है ना कि हर बच्चे को पास कर दो, हर बच्चे को आगे लेके जाओ, तो लाज़मी बात है कमज़ोर बच्चे आगे आ जाते हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में। तो जब वो इन क्लासेस में आ जाते हैं तो लाज़मी बात है उनकी काबिलियत जो है या कैपेबिलिटी जो है वो इतनी नहीं होती कि वो 9th के साथ चल सकें, वो 8th के साथ चल सकें, या फिर वो 7th के साथ चल सकें। तो स्कूल के इंतज़ामिया उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेना शुरू कर देता है। अब ये ऐसे काम हैं, अब वो बच्चा जिस पे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी कि वो ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा काम करे, ताकि वो कुछ ना कुछ पढ़ सके, वो इम्तिहान दे सके, वो आगे जा सके, लेकिन उसके बजाय उसको मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे कामों में एंगेज कर लिया जाता है, दूसरे किस्म के स्कूल के कामों में एंगेज कर लिया जाता है। लाज़िम बात है वो बच्चे भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम किसी तरीके से स्कूल का काम न करें, हम किसी तरीके से ये जो क्लास के अंदर का माहौल है, उनसे हमारी जान छूटे। किसी तरीके से हम टीचर का सामना न करें, क्योंकि याद हमसे कुछ होता नहीं है, याद हम कुछ कर नहीं सकते। तो लाज़मी बात है वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं, और जो स्कूल इंतज़ामिया है वो भी उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में मसरूफ़ कर लेती है। इस किस्म का बुरा माहौल अगर इदारे में मिलेगा, या इस किस्म के टीचर्स जो मनफियत फैलाते हैं, मनफी किरदार अदा करते हैं, तो लाज़मी बात है एक बच्चा जो है वो वही कुछ कॉपी करेगा, उसके नफ्सियात पे एक बुरी किस्म की इम्प्रेशन पड़ेगी। अगर आपका बच्चा किसी टीचर के पास है और उसको वहाँ पे ये कहने को मिलता है कि आप ठीक नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप मोटे हैं, आप जो हैं वो आपका कद छोटा है, आपका रंग काला है, आप ये हो, आप वो हो, आप फलाने हो, तो आप खुद बताएं कि कैसे वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा, वहाँ से जो बच्चा फारिग होगा वो किस किस्म के माहौल का होगा। मेरे एक और दोस्त बताते हैं कि उनके स्कूल में वो कह रहे थे कि ये जो आम सी बातें हैं जो अक्सर टीचर कह देते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि आप मोटे हो, आप ये हो, आप वो हो, उसके अलावा भी वो कहता था कि एक टीचर बच्चों को इससे कहीं बढ़कर गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करता था। वो बच्चे की ज़ातियात तक की बात करता था, और वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने इसी वजह से स्कूल छोड़ा, और मैं स्कूल से नफ़रत करता हूँ, मुझे स्कूलिंग से नफ़रत है, इसी वजह से है कि वहाँ पे मैंने देखा कि जो टीचर थे वो बच्चों पर बात करते थे, बच्चों की ज़ातियात पर भी बात करते थे, बच्चों को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते थे, एक मनफी किस्म का माहौल बनाते थे, और मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता था कि मैं इस किस्म के मनफी माहौल में रहूं, या इस किस्म के मनफी माहौल मुझ पे असर करे। वो स्कूल से निकला, उसके बावजूद भी वो कामयाब हुआ, बहुत कामयाब इंसान है, बहुत अच्छी तरह से कमा रहा है, बहुत बेहतरीन कमा रहा है, लेकिन स्कूल छोड़ने की जो उसकी मेन वजह थी वो यही थी कि स्कूल का माहौल बुरा था। क्या सिर्फ टीचर्स ये करते हैं, या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है, या सिर्फ एम्प्लॉइज़ की वजह से है? नहीं, इससे बढ़कर भी बहुत बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसमें अपना हिस्सा डालते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जो इर्द गिर्द का मुआशरा है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उनका ताल्लुक किन घरों से है, उनका ताल्लुक किस किस्म के मुआशरे से है, उनके घरों में किस किस्म का माहौल पाया जाता है, उनकी जो गलियाँ हैं उनमें किस किस्म का माहौल पाया जाता है। एक ऐसा घर अगर वहाँ का अंदर का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे चीख करके पुकारा जाता है, वहाँ पे बातचीत करने का, रिस्पेक्ट करने का, मैनर्स वगैरह नहीं है, तो वो बच्चा जब स्कूल आएगा तो उसने वही आदतें करनी है, वही मनफियत जो उसके घर में पाई जाती है वो भी यहीं पे फैलानी है, और जो बाकी दूसरे बच्चे हैं लाजमी बात है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे किसी तरीके से। मनफियत हमेशा अट्रैक्ट करती है, तो वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, उनकी बातों की तरफ, तो वो उन बातों की तरफ या उन आदात की तरफ बहते चले जाएंगे, और लाजमी बात है वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको स्कूल भेजते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पढ़ाते हैं, या जो हम उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपका बच्चा, आपके बच्चे की तालीम, आपके बच्चे की परवरिश, आपके बच्चे की तरबियत, इससे बढ़कर कुछ भी अहम नहीं आने वाला। सबसे अहम यही है। एक 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 जो पेरेंट्स हैं वो बाकी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं,
وہ سب کچھ بچوں کے لیے کرنے لگتے ہیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیتے ہیں. ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ بچوں پہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی ہر قسم کی خواہشات پوری کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک اچھے معاشرے کا فرد بن سکے، وہ ایسا بچہ ہو جس کی وجہ سے میں فخر کر پاؤں، جس کی وجہ سے مجھے سکون ہو، جس کی وجہ سے معاشرہ سکون ہو، جس پہ پورا معاشرہ، جس پہ پوری قوم جو ہے وہ فخر کر سکے. لیکن اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھیں گے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مانیٹر نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے وہ آپ کی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اور جب آخر پہ آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا. میرے ساتھ 9th میں ایک بچہ ایڈمیشن کے لیے آیا، تو جب اس کے والد اس کے ساتھ آئے، پرائیویٹ اسکول سے لے کے آ رہے تھے، تو اس نے کہا ایگزام لیا جس طرح ہم لیتے ہیں، تو ایگزام کے بعد وہ بچہ فیل ہوا، نہیں پاس کر پایا ٹیسٹ. تو اس کے والد کو بتایا گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 9th میں چلنے کے قابل نہیں ہے، تو چونکہ وہ چل نہیں پائے گا، فیل ہوگا، تو ہم ایڈمیشن اس کو نہیں دے پائیں گے. آپ اس کو 8ویں میں بٹھائیں، ایک دفعہ پھر پڑھائیں، تاکہ ایک دفعہ اس کے جو بیسکس ہیں وہ کور ہوں، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے. تو وہ والد کہتا ہے کہ میں تو اس بات پہ یقین نہیں کرتا، اور اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میرا بیٹا شروع سے فرسٹ آ رہا ہے. اب ہم بھی حیران ہیں کہ ایک بچہ جو فرسٹ آ رہا ہو کسی اسکول میں، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ 9th میں چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک جمع منفی کا سوال ٹھیک سے یا ڈنگ سے حل نہیں کر سکتا، وہ ایک عام سا سادہ سا مضمون یا اس کے چند فکرے نہیں لکھ سکتا، تو وہ کس قسم کی اس کی فرسٹ پوزیشن ہے؟ اس بچے نے، اس ادارے نے، یا اس ادارے کے اساتذہ نے، یا اس ادارے کے ایڈمنسٹریشن نے ایک والد کو غلط قسم کی معلومات کیوں پاس کی؟ ایک غلط قسم کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے والدین کو کیوں بھیجا؟ اور دوسری بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سیریز بنا رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ سارا کچھ لکھ رہا ہوں، کہ اس والد نے اپنے بچے سے یہ ساری چیزیں کنفرم کیوں نہیں کی؟ بچے کے ساتھ بیٹھا کیوں نہیں؟ بچے کو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ وہ اسکول میں کیا کرتا ہے؟ اسکول کیسے چل رہا ہے؟ اگر وہ فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے وہاں پہ، تو واقعی وہ اتنا قابل ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں نا. وہ ایک دن اسکول جاتا مہینے میں، وہاں کا ماحول دیکھتا، بچے سے گھر پہ بات کرتا، بچے سے کچھ پوچھتا. اگر یہ تھوڑی بہت، یہ جو بہت مائنر سی باتیں ہیں وہ والد کرتا، اس کے ذہن میں اگر یہ باتیں ہوتی تو وہ ضرور کرتا یہ باتیں. اگر اس کو یہ باتیں پتہ ہوتی کہ یہ مجھے پوچھنا چاہیے، بچے کے اسکول کے بارے میں پوچھنا چاہیے، وہاں پہ کس قسم کا ماحول ملتا ہے اس کے بارے میں مجھے پوچھنا چاہیے، اگر یہ اس کے مائنڈ میں ہوتی تو وہ پوچھتا بھی، وہ کرتا بھی. یہ مائنر سی باتیں ہیں، اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو لازمی بات ہے اس کا بیٹا ڈسٹریکٹ نہ ہوتا، وہ غلط قسم کی معلومات پاس نہ کرتا، اور جو وہ دھوکہ جو اس کو 12 سال بعد مل رہا ہے، اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد مل رہا ہے، وہ نہ ملتا. وہ دکھ جو ہے وہ اس کو نہ ملتا. وہ بچہ 9th کا ایگزام دیتا ہے، لازمی بات ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیسکس نہیں تھیں. وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ ٹھیک سے لکھ نہیں سکتا تھا، اس کی قابلیت اتنی نہیں تھی کہ وہ 9th کا ایگزام جو ہے وہ پاس کرے. اب یہ دکھ کسی والد کے لیے، کسی ماں کے لیے کتنا بڑا دکھ ہے کہ آپ پہلے سمجھتے ہو کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، بہت اچھی پوزیشن لے کے جاتا ہے، لیکن اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے پائے، 33% نمبر لے پائے. تو کتنا آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو کتنا درد ہوگا. آپ نے جو اتنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، آپ نے ایک خواب جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، آپ ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ایک مثبت سا ماحول بنا ہوا تھا، ایک خوشی کا سما سا بنا ہوا تھا، وہ اچانک ٹوٹتا ہے. تو لازم بات ہے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا دکھ والدین کو پہنچتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مانیٹر کریں، اسکول کو دیکھیں، اسکول کے زہریلے ماحول سے بچوں کو بچائیں، تاکہ جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا موٹو ہے کہ ہم بہت اچھے بچے جو ہیں معاشرے میں شامل کر سکیں، ایک مثبت معاشرہ بنا سکیں، تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. تھینک یو سو مچ.